हेलो दोस्तों, एजुएटम्स में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 5वां चैप्टर, यानी कि जैव प्रकर्म। तो पहले बात करते हैं कि जैव प्रकर्म होता क्या है। तो जैसा हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो और आगे कोशिकाएं भी क्या है, कुछ कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जैसे केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्गी काय है, क्लोरोप्लास्ट है। तो इन सब से मिलकर आगे कोशिकाएं बनी होती है। अब होता क्या है कि समय के साथ साथ में इन कोशिकाओं के अंदर कुछ टूट फूट होती रहती है, कुछ जो कोशिकांग है वो भी इसके अंदर नष्ट हो जाते हैं, और कोशिकाएं भी जो है जैसे पुरानी होने के साथ साथ में मर जाती हैं, है ना। तो ये सारा कुछ इसमें हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है, हर वक्त हर टाइम ये सब चलता रहता है। अब जो कोशिकाएं जैसे जो नष्ट हो गई उनको दोबारा भी बनाना पड़ेगा, है ना। और जो कोशिकाएं नष्ट हुई हैं उनको भी दोबारा बनाना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है, जैसे आपकी अब हाइट बढ़ रही है ना, तो उसके लिए भी क्या है, नई कोशिकाएं चाहिए, है ना। उसके लिए भी नई कोशिकाएं बनानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो है हमारे शरीर के अंदर चलती रहती है हर वक्त। तो इन सबको क्या है, जब ये कोशिकाओं का दोबारा बनना, जो टूट फूट हुई है उसको ठीक करना, है ना, जो कोशिकांग जो नष्ट हो गए थे उनका दोबारा बनना, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं अनुरक्षण, जिसको हम आम भाषा में बोल देते हैं रख रखाव। जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे हमारे घर में जैसे मान लो कभी नल खराब हो गया, या कभी दरवाजा कोई खराब हो गया, या कहीं पे दरार आ गई, तो ऐसे कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी टूट फूट चलती रहती है। अगर मान लो अगर उसको हम टाइम रहते अगर ठीक ना करवाएं तो वो धीरे धीरे क्या है, हमारे घर में बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बहुत सारे मतलब इस धीरे धीरे पूरा घर ही मतलब खराब होने को आ जाएगा। उसी तरह अगर हमारे शरीर में भी अगर ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर इनको समय पे ठीक ना किया जाए तो पूरी पूरी बॉडी ही क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, पूरा शरीर ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है। तो इन सब के लिए जो ये रख रखाव और का काम चलता है, उन्हीं कामों को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो अब बात करते हैं कि जैव प्रक्रम में होता क्या क्या है। तो जैसा कि अभी आपको बताया कि शरीर में क्या है, नई कोशिकाएं बनती हैं, है ना, और मरम्मत का काम होता है। तो ये सारे काम क्या है, होते हैं। अब किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऊर्जा, हमें चाहिए ऊर्जा। और नई कोशिकाएं बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उनके लिए कच्ची सामग्री, कच्ची सामग्री, है ना। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि हमारा शरीर जो है प्रोटीन से, है ना, मिलकर बना होता है। उसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं हमारे शरीर में, कुछ मिनरल्स होते हैं, और वसा भी होती है ना। तो इन सब से मिलकर हमारा शरीर बनता है। ठीक है, उसी को हम कच्ची सामग्री बोल देते हैं। तो ये दोनों चीज हमें किससे मिलेगी, ये दोनों चीज हमें मिलेगी भोजन से। किससे मिलेगी, भोजन से। तो भोजन क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर होता है। तो भोजन को क्या है, भोजन को शरीर के अंदर ले जाना, शरीर के अंदर ले जाना, और शरीर के अंदर ले जाकर उसका पाचन करना, ये जो सब काम होता है, ये जो जिस जैव प्रक्रम से काम होता है, उस जैव प्रक्रम को हम बोलते हैं पोषण। भोजन को शरीर के अंदर ले जाना, शरीर के अंदर ले जाकर उसका पाचन करना, ये सारी चीजें क्या होती है, किस जैव प्रक्रम के द्वारा होती है, पोषण। तो जो पहला हमारे पास जैव प्रक्रम का नाम आ गया वो है पोषण। हम एक तरफ लिख लेते हैं इसको। तो पहला हमारे पास आ गया पोषण। ठीक है। अब भोजन हमारे शरीर के अंदर तो आ गया, लेकिन सिर्फ भोजन के आने से ही ऊर्जा नहीं मिल जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ भोजन के अंदर, जो भोजन के अंदर क्या होगी, कुछ अभिक्रियाएं होंगी, कुछ अभिक्रियाएं होंगी। उन्हीं अभिक्रियाओं के होने के बाद में क्या है, हमें उससे ऊर्जा मिल पाएगी। ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कोयला है ना। अब कोयला जो है उसको ये सीधा तो हमें कोई गर्मी देगा नहीं, कोयले को जलाना पड़ेगा, है ना।
कोयले को जलाएंगे तब क्या होगा, इसके अंदर से आग निकलेगी, और आग निकलने से क्या होगा, इससे हमें गर्मी मिलेगी, है ना। वैसे ही सेम यही इस भोजन के साथ में है कि भोजन हमें डायरेक्ट ऊर्जा नहीं देगा। भोजन के साथ में एक कुछ अभिक्रियाएं होगी, अभिक्रिया होने के बाद में ही उससे ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। तो अभिक्रिया किससे होगी, अभिक्रिया होगी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होगी, इसका मतलब हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, है ना। तो ऑक्सीजन हमें किस तरह से मिलेगी, ऑक्सीजन मिल जिस प्रक्रम के द्वारा हमें मिलेगी उस प्रक्रम को हम बोलते हैं श्वसन, ठीक है, श्वसन। तो इसमें क्या होगी, हमें श्वसन में ऑक्सीजन मिलेगी, इसके बाद में ऑक्सीजन के साथ में भोजन की अभिक्रिया होगी, और भोजन की अभिक्रिया होने के बाद में क्या होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा, शरीर से बाहर किया जाएगा, शरीर से बाहर किया जाएगा। तो ये जो सारा प्रक्रम हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं श्वसन, ठीक है। तो श्वसन हमारे पास जो है दूसरा जैव प्रक्रम आ गया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं श्वसन, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा ये जैव प्रक्रम है जो हमने ये पढ़ा। अब बात करते हैं, देखो हमारा शरीर जो है वो बहुत बड़ा है, ये आप सब जानते हैं ना। हमारे शरीर में कोई जैसे एक सेल तो है नहीं, जैसे तो एक सेल होती तो डायरेक्ट उसी को क्या करते हैं हम, सेल को भोजन दे देते, उसी उसी सेल को ऑक्सीजन दे देते हैं ना, और उसी सेल के से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते। लेकिन हमारे शरीर में क्या है, ऐसा है नहीं कि एक ही सेल है, हमारे शरीर में तो बहुत सारी सेल हैं, करोड़ों लाखों, है ना, अरबों खरबों सेल्स हैं। अब एक एक सेल तक क्या है, हमें भोजन भी पहुंचाना है, ऑक्सीजन भी पहुंचानी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां से वापस बाहर निकालनी है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे शरीर में एक अलग से प्रक्रम चलेगा। उस जैव प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, उस जैव प्रक्रम को हम कहते हैं वहन। क्या कहते हैं, वहन। जो वहन या इसको परिवहन भी बोल देते हैं। तो वहन या परिवहन में क्या होगा, भोजन को एक एक कोशिका तक पहुंचाया जाएगा, एक एक सेल तक पहुंचाया जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन को भी एक एक सेल तक पहुंचाया जाएगा, और एक उसी सेल से उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये किस जैव प्रक्रम में होगा, ये होगा परिवहन या वहन के द्वारा, ठीक है। तो जो थर्ड हमारे पास जैव प्रक्रम आया है वो है वहन, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जो है, अब भोजन का जैसे जो पाचन होता है या भोजन का जो श्वसन होता है, भोजन का से ऊर्जा का निष्कासन होता है, ऊर्जा को से ली जाती है भोजन के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, भोजन से कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। हानिकारक पदार्थ बनते हैं, ठीक है। जो अगर लंबे समय तक अगर हमारे शरीर के अंदर रहेंगे तो क्या होगा, शरीर को नुकसान करेंगे, है ना। तो उनको क्या है, इन हानिकारक पदार्थों को क्या है, शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को तो क्या है, जो श्वसन हमारा तंत्र होगा, है ना, उस श्वसन के द्वारा हम बाहर निकाल देंगे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो श्वसन के द्वारा बाहर नहीं निकाले जा सकते, है ना। तो इनको जो शरीर से बाहर निकालने के लिए जो हमारे शरीर में जो जैव प्रक्रम चलता है उसको हम बोलते हैं उत्सर्जन, उत्सर्जन, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ जैव प्रक्रम। तो हमारे पास ये फोर्थ जैव प्रक्रम आ गया जिसका नाम है उत्सर्जन। तो हमारे पास ये चार जैव प्रक्रम आ गए, पहला था पोषण, दूसरा था श्वसन, तीसरा था वहन, और चौथा है उत्सर्जन, ठीक है। अब भी हम आगे जो है इन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे पोषण के बारे में। तो अब हम बात करेंगे पोषण की। तो पहले बात करते हैं कि पोषण होता क्या है। तो देखो, जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हमें उस काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है ऊर्जा की। चाहे हम खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, या चल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यहाँ तक कि जब कोई काम नहीं भी कर रहे होते तब भी हम सांस ले रहे होते हैं, है ना, सांस ले रहे होते हैं,
या हमारा जो शरीर का तापमान जो है उसको बनाए रखने के लिए। उसके अलावा जो कोशिकाएं हैं, जो भी बताया था ना, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, इन सब के लिए भी क्या है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में विकास होगा, वृद्धि होगी, विकास और वृद्धि के लिए भी हमें क्या है, प्रोटीन और अन्य पदार्थों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोटीन वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो ऊर्जा और विकास वृद्धि के लिए क्या है, हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, विकास वृद्धि और ऊर्जा के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन को ग्रहण करना, उसका पाचन करके उसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, तो भोजन को ग्रहण करके उसका पाचन करके और उसका यूज करना या उपयोग करना ही क्या है, पोषण कहलाता है। तो अब आगे बात करते हैं कि जो सजीव है वो भोजन प्राप्त कैसे करते हैं। तो जो सजीव है वो अलग अलग तरीके से भोजन प्राप्त करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये पोषण जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, पहला जो है स्वपोषी और दूसरा है विषमपोषी। ठीक है, तो स्वपोषी जो है, स्वपोषी पहले बात करते हैं, स्वपोषी किसे कहते हैं। स्वपोषी उसको कहते हैं जो अपना भोजन खुद बनाता है या स्वयं बनाता है। ठीक है, भोजन स्वयं बनाए। ठीक है, अब बात करते हैं विषमपोषी। विषमपोषी किसे कहेंगे, विषमपोषी हम कहेंगे जो भोजन स्वयं न बनाए। ठीक है, जो भोजन स्वयं नहीं बनाता बल्कि भोजन के लिए क्या है, स्वपोषी के ऊपर ही निर्भर रहता है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे भी भोजन तो हम घर पे स्वयं ही बनाते हैं, है ना। तो बेटा स्वयं भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम उसको पकाते हैं। भोजन हमें वो भोजन को पकाया जाता है, घर पे बनाया नहीं जाता है। अब सब्जी और जो फ्रूट्स वगैरह, सब्जी वगैरह, अनाज जो है वो क्या हम घर पे थोड़ी बनाते हैं, पौधों से मिलते हैं ना हमें। हम तो उसको सिर्फ क्या है आगे पका रहे हैं। ठीक है, तो वो पौधों से मिलते हैं। तो हमें भोजन स्वयं नहीं बना सकते हम, हमें उसके लिए क्या है, स्वपोषी या पौधों पे निर्भर रहना पड़ता है। तो स्वपोषी कौन कौन से होते हैं, स्वपोषी जैसे पौधे और कुछ जीवाणु जो है वो स्वपोषी होते हैं, जो खुद स्वयं भोजन बनाते हैं। अब विषमपोषी कौन कौन होता है, विषमपोषी जो है, विषमपोषी जैसे जानवर, है ना, इंसान, इसके अलावा कवक, ये सारे क्या है, विषमपोषी है। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार का पोषण हो गया, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्वपोषी पोषण को के बारे में, स्वपोषी पोषण कैसे होता है। तो स्वपोषी पोषण जैसे अभी बात की थी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ये खुद बनाएंगे कैसे, तो खुद बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो एक छोटी सी जो रासायनिक समीकरण है उसके द्वारा हम समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है, कार्बन डाइऑक्साइड H2 यानी कि पानी, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, जो क्लोरोफिल, इनसे क्या बनेगा आगे, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, और ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में पानी। ठीक है, तो ये CO2 आपको पता है क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। H2 क्या है, पानी। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो सूर्य से मिलता है। क्लोरोफिल अभी बताऊंगा क्लोरोफिल क्या चीज होती है। जो C6H12O6 ये है ग्लूकोज, जो कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, जिससे ऊर्जा मिलती है, ग्लूकोज। इसी को हम भोजन बोल देते हैं। ये ऑक्सीजन और ये फिर पानी। ठीक है, तो CO2 और जो H2O
है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो आपस में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिलके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, बाहर की तरफ छोड़ते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में पानी भी बनाते हैं, ठीक है। तो इस जो चित्र के द्वारा हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, जो हरी पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी, प्रकाश संश्लेषण का काम करती हैं। हरी पत्तियां और जो भी पौधे के जो हरे भाग होते हैं, चाहे वो तना हो, है ना, टहनियाँ हो, तना हो, या कोई और भी हरा भाग है, तो वो भी क्या है, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। तो जब इसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा, ये वायुमंडल से CO2 और अपनी जड़ों से H2O लेके क्या करेगा, भोजन बनाएगा और ऑक्सीजन को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करेगा, मतलब उसको, प्रकाश को सोख लेगा, उसको अवशोषण कर लेगा, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा के अवशोषण के बाद क्या होगा, जो जल अणु है, जो H2O जो है, उसको क्या कर दिया जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, अपघटन मतलब उसको उसके अंदर तोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, जो ऑक्सीजन तो क्या होगी, ये बाहर जो एनवायरमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर छोड़ दी जाएगी, वायुमंडल में छोड़ दी जाएगी ऑक्सीजन तो। और जो ये हाइड्रोजन बनी है, इसके द्वारा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करने से क्या है, ये जो CO2 के साथ में जो हाइड्रोजन मिलके क्या करेगी, ये हमारे को ग्लूकोज बना के देगी, ठीक है। तो इससे ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये तीन इसमें मुख्य रूप से घटनाएं होती है प्रकाश संश्लेषण में। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, दूसरा प्रकाश ऊर्जा के द्वारा जल अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ठीक है। अपचयन बोलते हैं जब किसी के साथ में हाइड्रोजन गैस जुड़ती है या उसमें से ऑक्सीजन निकलती है, तो उसको अपचयन कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस जुड़ रही है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन गैस जुड़ के हमारे को ग्लूकोज बना रही है। तो ये तीन घटनाएं इसमें मुख्य रूप से होती है, ठीक है। अब अभी बात कर रहे थे क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है, पहले बात करते हैं। जब जैसे कोई पत्ती है ना, कोई पत्ती जो है, उसको अगर हम उसको काट के उसकी स्लाइड बना के देखेंगे ना, तो वो क्या है, कुछ स्लाइड उसकी इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। उसमें हरे हरे ऐसे, जैसे ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे बिंदु से दिखाई देंगे, ग्रीन ग्रीन, ठीक है। ऐसे बिंदु दिखाई देंगे ग्रीन ग्रीन। तो इन जो बिंदु हैं उनको क्या हम कहते हैं, इनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट कोशिका वाले चैप्टर में, है ना, याद आया। तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होते हैं। तो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं, प्रकाश का अवशोषण करते हैं, ठीक है, प्रकाश का अवशोषण करते हैं। तो इन्हीं को हम क्लोरोफिल कहते हैं। अब दूसरी चीज जो इसमें यूज हो रही है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है हमें पता है, सूर्य से मिल जाएगा, धूप जो है वो सूर्य का प्रकाश है, उससे मिल जाएगा। अब जो अगली जो है वो है पानी। पानी क्या है, वो पौधा जो है अपनी जड़ों से ले लेगा, जड़ों से सोख लेगा और पानी ले लेगा। अब तीसरी चौथी जो चीज है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के द्वारा कैसे कैसे ली जाएगी उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से पहले हम बात करते हैं रंध्र की, उसी से हमें पता लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के द्वारा कैसे ली जाती है, ठीक है। तो रंध्र क्या होते हैं, देखो जो पत्ती होती है ना, पत्ती के अंदर क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे छेद, छिद्र होते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। पत्ती के अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब ये छिद्र इतने छोटे होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के तो हम इनको देख भी नहीं सकते, ठीक है। इतने छोटे होते हैं, बिना माइक्रोस्कोप के तो हमें ये दिखाई भी नहीं देते। तो इन्हीं छिद्रों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं छिद्रों को हम कहते हैं रंध्र, ठीक है। तो रंध्र, इन्हीं छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं, जो कुछ इस पिक्चर में दिखाए जैसे दिखते हैं, ठीक है। तो
रंध्र के अंदर क्या होती है, रंध्र के अंदर दो द्वार कोशिकाएं होती हैं। ये आपको जैसे राजमा जैसे बीज जैसे दिख रही है ना, ये उसकी द्वार कोशिकाएं हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम, द्वार कोशिकाएं। ठीक है, अब जब द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, द्वार कोशिकाओं के अंदर जब पानी भर जाएगा, बाहर से पानी भर जाएगा, तो ये द्वार कोशिकाएं क्या हो जाएगी, ये फूल जाएंगी। द्वार कोशिकाएं फूल जाएंगी और फूलने से क्या होगा, जो बीच में रंध्र है वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। रंध्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, और जब इन द्वार कोशिकाओं में से जो पानी है वो बाहर निकल जाता है, पानी जो बाहर निकल जाएगा, तो ये रंध्र जो है वो बीच में से बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रंध्र खुलते और बंद होते हैं। तो ये जो है ये है खुला रंध्र और ये है बंद रंध्र। ठीक है, तो ये इस तरह से खुलते और बंद है होते हैं। तो जब ये खुलेंगे ना, तब इनमें क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा। गैसों का आदान प्रदान होगा, मतलब CO2 और ऑक्सीजन क्या है, अंदर बाहर निकलेंगी। ठीक है, CO2 और ऑक्सीजन जो है वो अंदर बाहर होगी। जब ये खुल जाएंगे तो इनमें से क्या होगी, गैसें अंदर बाहर होंगी। CO2 और जो ऑक्सीजन है वो अंदर बाहर होंगी, गैसों का आदान प्रदान होगा। और जब ये बंद हो जाएंगी तो ये ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात, जब ये खुले होंगे तो इसमें से क्या है, पानी की भी हानि होती है। पानी की भी हानि होती है, मतलब पानी जो है वाष्प के रूप में उड़ता रहता है। ठीक है, पानी वाष्प के रूप में उड़ता रहता है, मतलब भाप बन के इसके अंदर से उड़ता रहता है, जिसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। तो इसमें गैसों का तो आदान प्रदान होता ही है, इसके साथ साथ में पानी की भी हानि होती है। यहाँ से पानी भी वाष्प बन के उड़ता रहता है, जिसको हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो ये हमारे पास थी रंध्र की संरचना और रंध्र कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। तो इसी के द्वारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है रंध्रों के द्वारा ही, और आगे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसके साथ ही मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं। तो जो मरुद्भिद पादप होते हैं, मरुद्भिद पादप, देखो मरुद्भिद पादप किसे बोलते हैं, मरुद्भिद पादप बोलते हैं जो पादप जो जो पौधे मरुस्थल में होते हैं। ठीक है, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान, डेजर्ट, मरुस्थलीय पौधों को हम मरुद्भिद पादप बोलते हैं, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। ठीक है, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, उनको वहाँ जो पादप या पौधे पाए जाते हैं उनको मरुद्भिद पादप बोलते हैं। जैसे ये फोटो में आप दिख रहे होंगे, ये कैक्टस जो है ये भी एक मरुद्भिद पादप ही है। ठीक है, और इसके अलावा नागफनी हो गया या एलोवेरा हो गया, है ना, ये भी जो आख है, ये सारे क्या है, मरुद्भिद पादप हैं जो मरुस्थल में उगते हैं और मरुस्थलीय जहाँ पे पानी की कमी होती है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर नॉर्मली जो पौधे होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, जी जो रंध्र है ना, वो क्या होते हैं, दिन में खुलते हैं। दिन के समय क्या होते हैं, खुलते हैं, और रात्रि में क्या होते हैं, रात में क्या होते हैं, ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो दिन में खुलेंगे और रात में बंद हो जाएंगे, ताकि क्योंकि प्रकाश संश्लेषण दिन में होगा तो उस समय ही ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देंगे। तो इनमें इनका जो मेन काम दिन में ही होगा, तो दिन में खुलेंगे और रात में बंद हो जाएंगे। लेकिन जो मरुद्भिद पादप है, ठीक है, उनके अंदर ये क्या होता है, ये उल्टा होता है। इसमें क्या होंगे, जो दिन में क्या रहेंगे, दिन में रंध्र जो है वो बंद रहते हैं, और रात में क्या है, रात में रंध्र खुले रहते हैं। ठीक है, रात में रंध्र क्या होते हैं, खुले रहते हैं।
अब ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है, पहले वो जानते हैं। ठीक है, जैसा कि आप हमने अभी बताया कि मरुस्थलीय पौधे है ना, तो मरुस्थल के अंदर क्या है, पानी की क्या बहुत ज़्यादा कमी होती है, पानी की क्या होती है, कमी होती है, पानी की कमी होती है। दूसरा वहाँ पे गर्मी क्या होती है, ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है और पानी की कमी होती है। ठीक है, अगर ये रंध्र जो है, रंध्र अगर दिन में खुल गए तो क्या होगा, दिन में इनसे जो पानी की हानि है वो बहुत ज़्यादा होगी, जो वाष्पोत्सर्जन है वो बहुत ज़्यादा होगा, और पानी की तो पहले ही इनके पास कमी है, तो पानी और ज़्यादा इनके अंदर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस पानी की कमी को बचाने के लिए क्या होता है, इनके अंदर जो रंध्र है वो दिन में बंद रहते हैं और रात में खुलते हैं, ताकि पानी की कम से कम हानि हो। रात में थोड़ी गर्मी कम हो जाती है और इसलिए पानी की कम जो हानि है वो कम होती है, पानी की हानि कम होती है। इसीलिए इनके अंदर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ना, उनका आदान प्रदान रात में होता है। गैसों का जो आदान प्रदान है, गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, रात्रि में होता है। ठीक है, अब कुछ बच्चों ये सोच रहे होंगे भी रात्रि में कैसे होगा आदान प्रदान, प्रकाश संश्लेषण तो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, दिन में होता है, तो रात्रि में ये गैसों का आदान प्रदान करके करेंगे क्या, प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा जब सूरज ही नहीं होगा रात में, तो है ना। तो बेटा इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है कि ये रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेके उससे एक मध्यस्थ उत्पाद बना लेते हैं। मध्यस्थ उत्पाद बना लेते हैं। मध्यस्थ उत्पाद का मतलब एक बीच का कोई प्रोडक्ट, कोई ऐसी चीज बना के रख लेते हैं। ठीक है, से कोई उसमें, और फिर जब दिन होगा ना, जैसे अगली सुबह जब सूरज निकलेगा तो क्या करेंगे, ये प्रकाश के द्वारा इसको आगे, प्रकाश की उपस्थिति में इसको ग्लूकोज के अंदर बदल लेते हैं। ठीक है, इसको ग्लूकोज में बदल लेते हैं। तो ये तो अभी तक हमने बात की ग्लूकोज कैसे बनता है। ठीक है, लेकिन भोजन में क्या है, सिर्फ ग्लूकोज की ही नहीं और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कुछ खनिज पदार्थ भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, वसा भी चाहिए, है ना। तो उसको बनाने के लिए क्या है, कुछ अन्य पदार्थ भी चाहिए। तो वो सारे अन्य पदार्थ जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस है ना, सल्फर है, और बहुत सारे जो कुछ खनिज पदार्थ जो हैं वो इसको चाहिए। तो वो कैसे मिलेंगे, वो इसको जब ये जड़ों के द्वारा पानी का अवशोषण करेगा ना, पानी को सोखेगा, जड़ों के द्वारा पानी का अवशोषण जब करेगा तो क्या है, उसके पानी के साथ साथ में इन सब पदार्थों को भी अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जड़ों के द्वारा जब पानी को शोषण कर रहा है ना, तो इसके साथ साथ में ये क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये इसके अलावा मैग्नीशियम, जो भी सारे अलग 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 खनिज पदार्थ हैं, उनका उनको भी साथ साथ में क्या कर लेता है, उनको भी अवशोषित कर लेता है। और उसके द्वारा आगे क्या है, ये प्रोटीन वसा जो भी इसको प्रोडक्ट जो उत्पाद चाहिए, जो भी कच्ची सामग्री चाहिए, वो सारी इसके द्वारा इनको मिल जाती है पौधों को। ठीक है, तो ये अपनी सारी कमी पूरी यहाँ से कर लेते हैं और भोजन की पूर्ति कर लेते हैं। ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं कि जो ग्लूकोज बनती है इसके अंदर, है ना, जो ग्लूकोज इसके अंदर बनेगी, तो ग्लूकोज जो बनती है उसकी सारा पूरी पूरी ग्लूकोज तो उपयोग में होगी नहीं, है ना। पूरी ग्लूकोज तो क्या है, उपयोग होती नहीं है। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संचित कर लेगा, और जब भी इसको आगे जरूरत पड़ेगी तो उसका क्या करेगा, उपयोग कर लेगा। तो इसी तरह से क्या है, स्वपोषी जो पादप और जीवाणु जो होते हैं, उनके अंदर पोषण की ये पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं विषमपोषी पोषण की। ठीक है, तो विषमपोषी पोषण क्या होता है, जब जीव भोजन स्वयं नहीं बनाता और वो भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पे निर्भर करता है, तो उसको हम कहते हैं विषमपोषी पोषण। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है, तो हिरण क्या खाता है,
हिरण जैसे खाता है घास, ठीक है। और शेर क्या खाता है, शेर हिरण को खाता है। तो घास क्या है, घास हरा होता है ना, हरा पौधा ही है एक तरह से। तो घास एक स्वपोषी है, ठीक है। तो घास स्वपोषी है, तो हिरण क्या है, इस स्वपोषी के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा, शेर भोजन के लिए किस पे निर्भर है, हिरण हिरण पे, और हिरण घास पे निर्भर है। तो शेर क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से घास के ऊपर निर्भर करता है। वो डायरेक्ट घास को नहीं खा रहा है, लेकिन वो क्या है, इनडायरेक्टली क्या है, या अप्रत्यक्ष रूप से वो घास के ऊपर ही निर्भर करता है, स्वपोषी के ऊपर ही निर्भर करता है। और हिरण जो है वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली ही घास के ऊपर अपने भोजन के लिए निर्भर करता है। तो इसी को हम बोलते हैं विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण में जो जीव होगा वो भोजन लेगा, तो भोजन लेने के बाद क्या है, उसका उसका पाचन भी उसको करना पड़ेगा। बिना पाचन किए वो उस भोजन का लाभ नहीं ले सकता। तो पाचन जो है वो दो तरह का होता है, पहला बाह्य पाचन और दूसरा आंतरिक पाचन। तो बाह्य पाचन की बात करते हैं कि बाह्य पाचन कैसे और किन में होता है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ मशरूम की आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी। तो मशरूम क्या है, मशरूम जो है वो गली सड़ी चीजों पे उगता है, गली सड़ी चीजों पे उगता है। तो जब ये इन गली सड़ी चीजों पे उगता है तो ये क्या करता है, पहले उन पे कुछ एंजाइम्स छोड़ेगा, कुछ एंजाइम छोड़ेगा। और एंजाइम क्या करेगा, उसमें जो जटिल अणु होते हैं, जो गली सड़ी चीजें, गली सड़ी चीजों में जैसे लकड़ी हो गई है ना, जो भी कुछ जैविक पदार्थ थे जो गल सड़ गए हैं, उनके जो जटिल पदार्थ थे उनको क्या कर लेगा, ये सरल अणुओं के अंदर तोड़ देंगे, ठीक है, सरल अणुओं के अंदर तोड़ देंगे। सरल अणुओं को तोड़ने के बाद में क्या करेंगे, ये इनको अवशोषित कर लेंगे, इनको अपने शरीर के अंदर अवशोषित कर लेंगे। तो ये इनमें क्या हो रहा है, जो भोजन का पाचन जो है ना, यानी कि जटिल अणु पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। तो भोजन का पाचन जो है वो शरीर के बाहर हो रहा है, शरीर के बाहर पाचन हो रहा है। तो जब शरीर के बाहर पाचन होता है तो उसी तरह के पाचन को हम कहते हैं बाह्य पाचन। तो ये हमारा हो गया बाह्य पाचन, ठीक है। अब दूसरे तरह के जो पाचन है उसकी बात करते हैं, वो है आंतरिक पाचन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो इंसान है या जो खरगोश है ना, या शेर है, ये क्या करते हैं, पहले भोजन को खा लेते हैं, पहले भोजन को खा लेते हैं और भोजन खाने के बाद में क्या है, अपने शरीर के अंदर ले जाकर पाचन करते हैं, ठीक है। तो पाचन क्या है, पाचन शरीर के अंदर हो रहा है, शरीर के अंदर, ठीक है। तो जब पाचन शरीर के अंदर होता है तो उस तरह के पाचन को हम बोलते हैं आंतरिक पाचन। ठीक है, तो दो तरह का पाचन हो गया, बाह्य पाचन जब शरीर से बाहर पाचन होता है, आंतरिक पाचन जब शरीर के अंदर पाचन होता है। ठीक है, अब क्या है, जो भोजन अंतःग्रहण की विधि है ना, वो भी भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। एक कोशिकीय जीवों में भिन्न और बहुकोशिकीय जीवों में भिन्न होती है। अब जैसे एक कोशिकीय जीव है ना, मान लो ये अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है, तो इसके अंदर एक ही कोशिका है। तो ये क्या कर सकता है, डायरेक्टली भोजन को अपनी जो सतह होगी उससे डायरेक्ट क्या है, भोजन ले सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर क्या है, हमारे शरीर के अंदर तो करोड़ों है ना, अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। अब एक एक कोशिका तक भोजन को पहुंचाना डायरेक्ट संभव नहीं है। तो उसके लिए क्या है, हमारे अंदर कुछ अंग होते हैं जो भोजन को क्या है, वहां तक पहुंचाते हैं, एक एक कोशिका तक। तो जो एक कोशिकीय जीव है उन्हीं की बात करते हैं। पहले अमीबा के अंदर पोषण कैसे होता है, ठीक है। तो अमीबा में क्या होता है, जैसे अमीबा की जो के सामने जैसे कोई भोजन आएगा, जैसे ये बैक्टीरिया आ गया, तो ये क्या करेगा, ये दो पैरों जैसी स्ट्रक्चर या संरचना बनाएगा, ठीक है, जिसको स्यूडोपोड या हिंदी में कूटपाद बोलते हैं।
पूटपाद का मतलब है पैरों जैसी दिखने वाली संरचना, जो असल में पैर नहीं होते लेकिन पैरों जैसे सिर्फ दिखते हैं। ठीक है, तो पूटपाद बनाता है, पैरों जैसी संरचना बनाता है, और इन संरचनाओं के द्वारा क्या है, ये जो भोजन है उसको चारों तरफ से घेर लेता है, और धीरे धीरे घेरता घेरता इनसे क्या है, आगे जाके इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर देता है, मिला देता है, जोड़ लेता है। जोड़ने से क्या होगा, ये भोजन क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा। बॉडी के अंदर आने के बाद में क्या करेगा, ये इसको लाइसोसोम के साथ में जोड़ेगा। लाइसोसोम से आपको पता है, लाइसोसोम जो है वो पाचन का काम करता है। लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम्स होते हैं, 9th क्लास में पढ़ा था। तो लाइसोसोम के अंदर जो पाचक एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे, इस भोजन का पाचन कर देंगे, और पाचन करने के बाद में जो इसके अंदर से अच्छे जो पोषक तत्व थे वो क्या है, कोशिका में अलग अलग भागों के अंदर भेज दिए जाएंगे, और जो वेस्ट अपशिष्ट जो बच जाएगा उसको शरीर से बाहर कर देगा। अमीबा जो है शरीर से बाहर कर देगा। तो अमीबा के अंदर इस तरह से पोषण होता है। अब एक और जीव है जो एक कोशिकीय ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अमीबा से अलग तरह से पोषण होता है, और उसका नाम है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि जो इसके सतह पे क्या होती हैं, बालों जैसी संरचनाएं होती है। ठीक है, ऐसे बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं पक्षमाप। पक्षमाप कहते हैं। तो पक्षमाप क्या करते हैं, पक्षमाप के संपर्क में जैसे ही कोई भोजन आता है, जैसे ही कोई भोजन आएगा तो ये भोजन को क्या करेंगे, ये खिसकाते खिसकाते अपने एक उस बिंदु या उस संरचना तक ले जाएंगे जहां से ये भोजन को अपने शरीर के अंदर ले सकता है। ठीक है, और इस संरचना को हम कहते हैं, इसका नाम होता है प्रवेशिका। ठीक है, प्रवेश बिंदु या प्रवेशिका। तो इस प्रवेशिका के द्वारा क्या है, इस भोजन को ये अपने शरीर के अंदर ले जाता है, और फिर वही शरीर के अंदर ले जाके इसका पाचन करेगा, और जो पोषक तत्व होंगे उनको शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक भेज देगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उनको शरीर से बाहर निकाल देगा। तो पैरामीशियम में इस तरह से पोषण होता है। अब बात करते हैं जो सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे इस चैप्टर का, वो है मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य के अंदर पोषण कैसे होता है, कैसे मनुष्य भोजन ग्रहण करता है, कैसे वो अपनी अलग अलग भागों से उनका पाचन करता है, तो वही इसी के अंदर सब बात करेंगे। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, हमारे ये क्या है, हमारे पाचन तंत्र का ये चित्र है। तो हम जब भोजन करते हैं तो वो एक लंबी नली से होकर गुजरता है, जिसे कहते हैं आहार नाल। आहार नाल जो है वो मुख से शुरू होकर गुदा तक जाती है। ठीक है, तो अब हम एक एक भाग में किस तरह से पाचन होता है, क्या क्या उसके कार्य हैं, वो सारे इसके अंदर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भोजन आता है वो आता है हमारे मुख में। तो मुख में क्या है, जैसे कि आप ये जो पीली पीली संरचनाएं देख पा रहे होंगे, ये सारी क्या है, ये है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों के द्वारा हमारे मुंह में क्या है, लार का स्त्रावण किया जाता है। तो जैसे ही भोजन हमारे मुख के अंदर आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको दांतों से चबाएंगे। दांतों से चबा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या कर देंगे, तोड़ लेंगे, और इसके अलावा उस जो जीभ हमारी है वो क्या करेगी, उस भोजन के अंदर लार को मिला देगी। ठीक है, लार मिलाने से क्या होगा, लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है अमाइलेज। अमाइलेज जो एंजाइम है वो क्या है, उसके अंदर भोजन के अंदर मिला दी जाएगी, जिससे क्या होगा, जो स्टार्च जो है वो सरल शर्करा के अंदर टूट जाएगी। स्टार्च सरल शर्करा में टूट जाएगी। तो भोजन का पाचन हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि भोजन का पाचन शरीर में कहाँ से शुरू होता है, तो भोजन का पाचन क्या होता है, हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। तो जहाँ पे स्टार्च को क्या है, सरल शर्करा में बदला जाता है।
अब आगे बात करते हैं। इसके बाद मुख के बाद क्या है, एक लंबी पाइप होती है, नली होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्रसिका। ग्रसिका में किसी तरह का पाचन तो नहीं होता, लेकिन ये क्या करती है, मुख को अमाशय के साथ में जोड़ती है। ठीक है, मुख को अमाशय के साथ में जोड़ने का काम करती है। जो भोजन होगा वो ग्रसिका के द्वारा क्या है, अमाशय तक लाया जाएगा। ठीक है, अमाशय के अंदर लाया जाएगा। तो ग्रसिका में क्या है, कुछ क्रमागुंचन गतियां चलती रहती हैं, मतलब उसके अंदर जैसे लहरें सी चलती रहती हैं, जिससे क्या है, जो हमारे इसके अंदर भोजन आता है वो आगे खिसकता रहता है और धीरे धीरे खिसकता खिसकता ये अमाशय के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो हमारा अंग है वो है अमाशय। अमाशय, अमाशय के अंदर क्या है, अमाशय के अंदर एक रस स्रावित होता है, पाचक रस, जिसका नाम है जठर रस। ठीक है, जठर रस स्रावित होता है। जठर रस के अंदर तीन चीजें होती हैं। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा पेप्सिन एंजाइम, और तीसरा श्लेष्मा। तो ये तीन चीजें क्या है, जठर रस के अंदर होती है। अब इनका काम क्या है वो बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, यहाँ पे अम्लीय माध्यम बनाता है, अमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम बनाता है। अम्लीय माध्यम बनाने का लाभ क्या है, अम्लीय माध्यम बनाने से ही क्या है, ये जो पेप्सिन एंजाइम है वो अच्छी तरह काम कर पाता है। ठीक है, बिना अम्लीय माध्यम के ये एंजाइम जो है सही से काम नहीं कर पाता, और पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करेगा। इसके बाद में जो तीसरी चीज जठर रस के अंदर होती है वो होती है श्लेष्मा। श्लेष्मा का क्या काम है, श्लेष्मा हमारे अमाशय के अंदर एक परत बनाती है, जिससे क्या होता है, जिससे ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इससे हमारी अमाशय की दीवारों को नुकसान नहीं होता। श्लेष्मा की बनाई परत के कारण अमाशय की दीवारों को नुकसान नहीं होता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे पाचन होने के बाद में यहाँ से जो भोजन है वो आगे क्षुद्रांत के अंदर चला जाता है, क्षुद्रांत के अंदर चला जाता है। क्षुद्रांत में क्या है, भोजन का पूरा पाचन और अवशोषण होता है, जिसमें क्या है, तीन अंग मदद करते हैं। पहला यकृत, जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा, जो यहाँ पे आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा होगा, अग्नाशय। और तीसरा जो है वो खुद क्षुद्रांत, जिसमें क्या होता है, आंतररस बनता है। ठीक है, ये जो खुद क्षुद्रांत है, जो ये हमारी आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, अब यकृत से क्या होगा, यकृत के अंदर पित्तरस बनता है। यकृत के अंदर पित्त रस बनता है। पित्त रस से क्या होता है, पित्त रस से जो वसा की जो बड़ी गोलिकाएं बन जाती है ना, जो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं बन जाती हैं, उनको क्या है, छोटी छोटी गोलिकाओं के अंदर तोड़ दिया जाता है, ताकि क्या हो, उसका पाचन आसान हो जाए। ठीक है, पित्त रस के द्वारा। इसके अलावा पित्त रस जो है वो अम्लीय, जो यहाँ पे भोजन अम्लीय हो गया था उसको वापिस से क्षारीय करने का काम करता है, ताकि उस पर अच्छी तरह से उसका पाचन हो सके। ठीक है, तो ये पित्तरस का काम होता है। इसके बाद में जो अग्नाशय है, अग्नाशय दो एंजाइमों का स्त्रवण करता है, वो है ट्रिप्सिन और लाइपेज। मैं यहाँ पे रेड कलर से लिख देता हूँ अग्नाशय के नीचे, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, तो ट्रिप्सिन की मदद से तो क्या होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, और लाइपेज की मदद से वसा का पाचन होता है। तो ये दो एंजाइम जो है वो प्रोटीन और वसा का पाचन करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो अंतर रस जो होता है, अंतर रस में क्या है,
वो भोजन का पूर्ण पाचन कर देता है। जो क्षुद्रांतर रस है वो भोजन का पूर्ण पाचन कर देता है। इस तरह से जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होता है भोजन के अंदर उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट जो है उसको ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। ठीक है। प्रोटीन जो है उसको अमीनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है। वसा को वसीय अम्लों में तोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो इन तीनों का ही पूर्ण तरह से पाचन यहाँ पे क्षुद्रांतर के अंदर कर दिया जाता है अंतररस के द्वारा। अब इसके बाद में इसको पाचन होने के बाद में जो हमारी क्षुद्रांत होती है उसको उसके अंदर कुछ उंगली जैसी ऐसी स्ट्रक्चर्स संरचनाएं होती है जिसको हम दीर्घरोम कहते हैं। जिसको हम दीर्घरोम कहते हैं। अब ये दीर्घरोम का क्या लाभ होता है? तो देखो, जैसे मान लो ये अगर यहाँ पे ये दीर्घरोम नहीं होते ना, तो मान लो ये सीधी सतह होती है ना, तो इतनी जगह पे मान लो ये 1 सेंटीमीटर जगह है, तो अवशोषण के लिए क्या है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की ही जगह मिलती। लेकिन अब क्या हो गया, दीर्घरोम बनने से क्या हो गया, ये जो जगह है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। मान लो 1 सेंटीमीटर ऐसे, 1 सेंटीमीटर ऐसे और 1 सेंटीमीटर ऐसे, तो ये लगभग क्या होगी, इससे 3 गुनी जगह इससे बन गई अवशोषण के लिए। ठीक है। तो जो अवशोषण करने के लिए स्थायी क्षेत्रफल बढ़ जाता है। दीर्घरोम का क्या लाभ है, अवशोषण के लिए स्थायी क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है। अब दीर्घरोम क्या करेंगे, दीर्घरोम के अंदर बहुत सारी क्या है, जो रुधिर वाहिनियां होती हैं ना, खून की बहुत सारी इसके अंदर से नसें निकलती हैं, बहुत सारी नसें निकलती हैं। तो दीर्घरोम क्या करेंगे, दीर्घरोम भोजन को अवशोषित करेंगे, भोजन का अवशोषण करेंगे, भोजन जो पचा हुआ भोजन है ना उसको अवशोषित कर लेंगे, और वो क्या है, उसके जो हमारा रुधिर है, खून जो है, उसको भोजन को लेके एक एक सेल तक पहुंचा देगा। ठीक है। आगे एक एक सेल तक उसको पहुंचा देगा, तो भोजन एक एक सेल तक इस तरह से पहुंच जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं जो भोजन अपचित रह जाता है, जो भोजन आगे सही से पचता नहीं है, जो या अपशिष्ट होता है, जो भोजन बच जाता है सारा अवशोषण के बाद में भी, वो क्या होता है, वो उसके बाद में इस वृद्धांतर में आ जाता है, जिसको हम आम भाषा में बड़ी आंत बोल देते हैं। बड़ी आंत या वृद्धांतर के अंदर आ जाता है। वृद्धांतर के अंदर क्या होता है, ये इस भोजन से क्या है, जल का अवशोषण किया जाता है, पानी को अवशोषित किया जाता है, उसके अंदर से पानी अवशोषित किया जाता है। पानी के साथ साथ में क्या है, उसके अंदर से कुछ खनिज जो है वो भी क्या है, खनिज और भी पानी के साथ में अवशोषित हो जाते हैं। खनिज और पानी अवशोषण किया जाता है। उसके बाद में जो भोजन बिल्कुल जो आगे अपशिष्ट भोजन जो बच गया, वो इस मलाशय के अंदर आ जाता है, मलाशय में आ जाता है। और मलाशय के बाद में जो इस मलाशय में आने के बाद में इसको गुदा के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही हमारे मनुष्य के अंदर पोषण का विधि थी, पाचन और पोषण की विधि थी, जिसके द्वारा मनुष्य में पूरी ये क्रिया चलती है। तो यही मनुष्य के अंदर पोषण की विधि थी, जिसमें भोजन को किस तरह से लिया जाता है, उसको पचाया कैसे जाता है और कैसे उसका उपयोग किया जाता है। तो यहीं पे हमारा जो पोषण टॉपिक है वो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो आगे का जो सेशन है वो टॉपिक हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जल्द से जल्द अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय।